नहीं, तो इससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप संघ मित्र को संघामित्रा अगर बोल दीजिए, तो इससे कितना फ़र्क पड़ेगा? आपको तो ऑप्शंस टिक करने हैं ना, जी सर। दैट्स ओके। बट ये है कि ओवरऑल किसी ने भी 50% से ज़्यादा क्वेश्चंस का आंसर नहीं किया है। तो ये बहुत डराने वाली बात है, क्योंकि अगर हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि हमें 2024 में रिजल्ट लाना है, तो आप ही बताइए कि आप में से क्या कोई ऐसा है जो 2024 के लिए पूरी तरह से तैयार होता हुआ दिख रहा है? नन ऑफ यू? सर ऑप्शंस रहते तब इतनी प्रॉब्लम ना होती, लेकिन तो ये है फिर कि वो बिना ऑप्शंस के सर। बिना तो फिर वो जो है मतलब ये है कि आपके दिमाग पर चढ़ा हुआ नहीं है, क्योंकि असली कंफ्यूजन तो एग्जाम का प्रेशर भी तो नहीं था आपके ऊपर। जी सर, नहीं सर, बार बार भूल भी रहे हैं इसी वजह से सर, क्योंकि तैयारी कर रहे हैं लेकिन सर बार बार जैसे रिपीटेड करते करते सर थोड़ा बहुत दिमाग से उड़ जा रहा है इधर उधर। हाँ, तो और इसका सर थोड़ी मतलब है कंफ्यूजन कि पैदा हो वो रही बस है। नहीं है, आपके लाइफ में और भी चीजें हैं। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग दंड के सिद्धांत पर चर्चा कर रहे थे। कल हम लोगों ने क्या पॉइंट डिस्कस किया हुआ था? आज चलिए हम लोग जो है ये देखेंगे कि दंड क्या है और दंड की प्रकृति क्या है। ठीक है। हाँ नीतू, तुमसे तो बात हुई, मुझे याद आया। सर एक बार जहाँ से मैंने लेफ्ट की थी क्लास, उसके बाद आपने कितना लिखवाया था ये बताएंगे मुझे? मुझे ये नहीं पता कि मैंने कितना लिखवाया था। मुझे एग्जैक्टली इस समय तो यही नहीं याद, मैं करना मुश्किल है ना कि मैं किस पॉइंट पर मैंने छोड़ा था। तो ये आप जो है बहुत मुश्किल से आधा पेज छोड़ दीजिए, उससे ज़्यादा तो नहीं लिखवा सकते। लगभग 10-15 मिनट के बाद तो क्लास ओवर ही हो गई थी आई थिंक। तो 4 या 5 लाइन छोड़ दीजिए, ठीक है। ओके। अब आइए जरा हम लोग लिखते हैं कि दंड क्या है। यहां से शुरू करें हम। दंड क्या है? अगर दंड क्या है इस बात को लिखें तो हम ये कह सकते हैं कि इसके तो अलग अलग लोग अलग अलग अनुमान लगाएंगे, लेकिन सामाजिक राजनीतिक दर्शन में, सामाजिक राजनीतिक दर्शन में इसका अर्थ क्या लगाया जाएगा? तो इसका अर्थ है कि दंड का अर्थ उस यातना ये थोड़ा सा पेन खींच गई। सर अभी यही लिखा है ना आपने? हाँ हाँ, उस यातना अथवा पीड़ा से है जो समाज राज्य विरोधी कृत्य करने वाले व्यक्ति को झेलनी पड़ती। ठीक है। तो दंड का मतलब किस चीज से है कि हम दंड के तौर पर कोई तकलीफ या कोई कष्ट देंगे। तो दंड में हर बार तकलीफ या कष्ट अवश्य होता है, लेकिन हर तकलीफ या कष्ट हमेशा दंड हो यह आवश्यक नहीं है, लेकिन दंड हमेशा तकलीफ या कष्ट के साथ ही आएगा।
क्या ये बात क्लियर है? जी दंड सर। तकलीफ यस अवश्य जी है, सर। हर दंड एक तकलीफ है, लेकिन प्रत्येक तकलीफ एक दंड नहीं। ठीक है, जरा ये पे लिखिए वेस्टर मार्क के अनुसार। अब देखिए अलग अलग विचारक क्या कहते हैं। वेस्टर मार्क के अनुसार दंड उस पीड़ा तक सीमित है दंड उस पीड़ा तक सीमित है इसको पहले शहद वगैरह दे दें। दंड उस पीड़ा तक सीमित है जो किसी समाज द्वारा अपने हित में जो किसी समाज द्वारा अपने हित में एक निश्चित विधि द्वारा एक निश्चित विधि द्वारा अपराधी को जो उसका स्थायी अथवा अस्थायी सदस्य है दिया जाता है। अब यहीं पर आप लोग लिख लीजिए, पहले सभी लोग आराम से लिख लीजिए। हो गया सर। हम्म।
अब जरा इसको पढ़ने के लिए इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करिए। तो आप देखिए, ये इसको कहते हैं कि एनालिटिकल मेथड। अब ये लाइन एक बार में समझ में नहीं आने वाली है, तो इसको पहले छोटे छोटे टुकड़े करिए, सभी लोग करिए एक प्रैक्टिस के तौर पर, और देखिए कि इससे आप लोग क्या अर्थ निकाल सकते हैं। करिए सभी लोग प्रैक्टिस इसकी, फिर मैं बताता हूं कि इसके कितने टुकड़े हम करेंगे ताकि उनको हम समझ सकें। हम्म बताइए। सर इसमें ये कहा गया है कि किसी समाज द्वारा अपने हित में, मतलब समाज के हित के लिए एक कानून के तहत किसी इंसान को अगर मतलब पीड़ा दी जाती है, जो मतलब वो व्यक्ति उस समाज में समाज का सदस्य है या नहीं है, तो उसको दंड कहा जाता है। देखो, पहले चीज इसको तोड़ना चाहिए, है ना अनिका। आप सभी लोग सीखो कि किसी भी इस तरह की चीजें अगर कल को कॉम्प्रिहेंशन वगैरह में आ जाता है या कोई क्वेश्चन आ जाता है जो नहीं समझ में आ रहा, और इसकी प्रैक्टिस अगर खूब करके आप लोग जाएंगे तो एग्जाम में क्वेश्चंस को समझने में गड़बड़ी नहीं करेंगे। पहली चीज कि इसमें वेस्टर्न मार्क ये बताते हैं कि दंड क्या है। तो ये कहते हैं कि दंड पीड़ा है, यानी कि दंड केवल पीड़ा तक ही है, उसके आगे दंड नहीं जाना चाहिए। फिर कौन देगा? ये कहते हैं कि दंड देने का काम समाज करेगा। तब ऐसे दार्शनिक राज्य को भी एक समाज मान लेते हैं। कितना दे सकता है? तो अपने हित में, यानी कि दंड जो है वह दिया जाएगा समाज द्वारा। तो यहां पर दंड जो है निकल करके आया कि किसके द्वारा। इसके पहले एक पॉइंट था कि दंड क्या है, तो दंड पीड़ा है। फिर अगला जो है कैसे दिया जाएगा, निश्चित विधि द्वारा। कैसे? फिर अगला प्रश्न इसमें है कि किसे। तो समाज स्थायी या अस्थायी सदस्य। जैसे अगर मान लीजिए कि भारतीय समाज में दंड देना है, या जैसे पहले इसी पे ले लेते हैं कि भारतीय समाज को दंड देना है, तो भारतीय समाज दंड किसे देगा? जो भारत में रहेगा, यस सर। चाहे वह भारत का परमानेंट निवासी हो हमारे यहाँ जैसे, या कोई भारत में आकर के किसी अपराध को कर रहा हो, कोई आतंकवादी हो, कोई अन्य देश का नागरिक हो, तो हम लोग भारत के स्थायी सदस्य हैं, और कोई और क्या है, अस्थायी सदस्य है। तो ये एक राज्य के संदर्भ में मैंने ले लिया। इसी प्रश्न को आप समझने की कोशिश करिए। किस अर्थ में? आप समझने की कोशिश करिए। चलिए एक धार्मिक समुदाय को, हम इस्लाम को ले लेते हैं, क्योंकि उसकी दंड पद्धति से हम लोग वाकिफ हैं। और उसने ये कहा कि हम फतवा जारी कर देंगे कि तुम्हारा हुक्का पानी आज से बंद हो जाएगा मुसलमानों के बीच में। ठीक बात है।
जी सर। तो फतवा जारी करके उसने क्या किया, हुक्का पानी बंद किया। तो पीड़ा दिया, किसने दिया? मुस्लिम समाज ने दिया। कैसे दिया? तो निश्चित विधि है, शरीयत का कानून है। किसे दे सकता है? या तो कोई मुसलमान हो, या फिर मुसलमानों की बस्ती में गया हुआ कोई गैर मुसलमान हो। तो ये समझ में आया? क्लास में जी सर। टीचर दंड देगा तो पीड़ा देगा, डांट देगा, बेहुदा कहीं का। कोई टीचर ऐसा बोलता है? जब गुस्सा होता तो पहला शब्द उसके मुंह से निकलता बेहुदा कहीं का। हम्म? ऐसा होता है ना टीचर? गुस्सा आने पे तो सब बोलते हैं, हैं? गुस्सा आने पे, क्योंकि अगर गलती की है स्टूडेंट ने तो बोल देते हैं। ठीक, तो किसने दिया? समाज द्वारा। क्योंकि वो क्लास एक समाज है, उसके द्वारा यह दंड दिया गया है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। कैसे दिया गया है? तो एक निश्चित विधि द्वारा दिया गया है। किसे दिया गया है? या तो जैसे आप लोग स्टूडेंट क्लास के स्थायी सदस्य हो गए, पूरा फीस वीस भर दिए हैं आप लोग, या कोई ऐसे जो है डेमो वगैरह ही लेने आया है, और वो भी उटपटांग हरकतें कर रहा हो। परिवार में भी देख लीजिए, पिताजी की पुरानी रबर की चप्पल। परिवार एक समाज है। कैसे? परिवार का भी एक निश्चित तरीका है। ऐसा थोड़ी कि पिताजी जो फांसी पर लटका देंगे। नियम है ना, छोटी मोटी गलती रहेगी डांट के छोड़ देंगे, बड़ी गलती रहेगी तो चप्पल से कूट देंगे। किसे? अब चाहे परिवार में उनके बच्चे हों, या कभी मूड खराब हो जाए तो पड़ोसी के बच्चों को भी लपेट देते हैं, अगर वो उसी परिवार के अंदर बैठा है तो। क्लियर है ये बात? यहां से आप क्या Yes, समझते sir. हैं कि बहुत जटिल लगने वाले शब्दों को किस तरह से तोड़ के समझा जा सकता है। अब देखिए कि क्या ये जो मैंने समझाने की कोशिश किया है, ये आप लोगों को पूरी तरह से पल्ले पड़ा? जी सर। व्हाट, जी सर। whom, how, to whom। टू हु। ठीक है। किसी भी सवाल का जवाब 5W से समझा जाना चाहिए। 5W नहीं बन रहा है तो भी आप इसको जो है देख सकते हैं। ठीक है ना? वेन भी हो सकता है कि जब वह समाज के हित के विरुद्ध काम करे। ये कहे ना अपने हित, तो आप ये समझिए कि कब देता है। कब का जवाब कब है? जब हित विरुद्ध कार्य हो। और ये जो हित है, यह अलग अलग समय में अलग अलग होता है। 1 2 3 4 5। ये समझने का एक तरीका मैंने बताया है कि कैसे समझा जाना चाहिए। आपकी समझ में आया? सबके समझ में आया? यस अब सर। अगला अगर मैं लिखवाऊं तो आप लोग सर, वहां से, हाँ सर यहाँ पे ये भी तो होगा कि वो अपराध कितना बड़ा है। अगर मतलब कोई ज्यादा बड़ी गलती है तो उसके हिसाब से पीड़ा का जो दंड दिया जा रहा है तो वो होगा क्या? ओके। इसी बात का तो जवाब दिया था भी। यस सर।
चलिए एक और बनाइए। रूक के अनुसार शतरंज में हाथी को रूक बोलते हैं। दंड को जानबूझकर दी गई पीड़ा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जिसका उद्देश्य व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाना। क्लियर है? अब इसको तोड़ करके देखिए आप लोग। जी सर, क्लियर है ये। पहले तोड़िए। सर इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अनिका पहले तोड़िए, उसको कागज पे तोड़िए, प्रैक्टिस करिए। और धारवी का मानना है क्लास में 2 बच्चों की तबीयत काफी खराब है, एक धारवी और एक दीदी। दोनों के पत्र पे जो है मैसेज आ चुका है। और धारवी का ये मानना है कि ऑनलाइन क्लास में वीडियो हमेशा जी सर। सर कल उन्होंने वीडियो भेजी थी रात में सर हमें चेक करवाने के लिए। जी बेस्ट बने। बहुत बढ़िया बनाया है। जी सर, वो थोड़ा डर रही थी कि आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन मैंने कहा बहुत बेस्ट बना हुआ है। उसमें कुछ एडिट करना है, वो एडिट करके फिर मैं जो है उसको लाऊंगा यूट्यूब। जी सर। तो ऐसे कौन कौन से पापी हैं जिनकी वीडियो अभी भी ऑफ है, जो नाक में उंगली डाल करके बैठे हैं? सर जी सिर में दर्द हो रहा बहुत ज्यादा, इसलिए। तो तुम चश्मा चेक करवा लो एक बार बेटा, तुम्हारा सर दर्द इस बीच में लगातार दर्द। सर आज कुछ ज्यादा हो रहा है, रात तक ठीक थी मैं। ये बार करवा दो, चेक करवा लो, फ्री में हो जाता है। ओके सर। ठीक है, अब इसको तोड़िए सभी लोग, देखिए तोड़ने पर क्या मिलता है। सर इसको 3-4 भागों में तोड़ा जा सकता है। तो जानबूझकर दिया गया पीड़ा। दूसरा सर इसका उद्देश्य। हाँ जी सर। ये किस हिस्से का जवाब दे रहा है? आपने लिखा निधि? यस सर। ये किस चीज का जवाब होगा? कि सर
क्या, इतना क्यों, सी कैसे, कब, कहाँ, इसमें से किस चीज का जवाब है? जानबूझकर सर कि मतलब कोई अपराध अगर कर रहा ये है क्या, कोई भी। क्यों, कैसे, कब, कहाँ में किस चीज का आंसर है? हम्म सर सर मैं एक बार इसको दोबारा से सर लिख कैसे का? सर बताऊं सर मैं दंड को जानबूझ करके दी गई पीड़ा, क्या ये कहे सर ये? क्या का जवाब है कि दंड क्या है? तो रुक के अनुसार दंड क्या हुआ? जानबूझकर दी गई जानबूझकर पीड़ा। दी गई पीड़ा। यार आप लोग बहुत इंटेलिजेंट, कैसे इतना आप लोग अच्छा जान जाते हैं? सर आप गुरु हैं हमारे इसलिए। ऐसे बोलते रहो, 25 पैसा तुम्हारा और बना। ये मैंने कुछ लोग को बोल रखा है 25 पैसे में मेरी तारीफ करने की। नहीं, वास्तव में देखिए, मैं बता भी दूं तो भी आप लोगों को तो उस पर लड़ना पड़ेगा ना। तो ये किस चीज का जवाब मिल गया? क्या का? क्या का? क्या अब अगला क्या है? अगला जो है, इन्होंने सिर्फ दूसरी चीज का उत्तर दिया है, क्यों उद्देश्य। का। अगला किस चीज का क्यों उत्तर का? है? क्यों? क्यों का व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। परिवर्तन। ठीक है। अब दोनों परिभाषाओं के मध्य का अंतर समझिए कि क्या है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं। सम्राट कई दिनों बाद आए जी हो, सर। थोड़ा हो सकता है कि चीजों को एडॉप्ट करने में टाइम लगे, पर रेगुलर नहीं सर, सही है, है। सही है सर, कोई बात नहीं। यहाँ पे उस टाइप का माहौल आ गया था, कोई डेथ कर गए थे, पूरा रोना नहीं धोना नहीं, चल रहा था, मैं तो तुम्हारा मत। तुमने मैसेज किया था तो मैं उस बात जी को सर। समझ रहा था। बताइए। दोनों, अब दोनों को पढ़ करके बताइए कि अब एक ही चीज की परिभाषा दो लोग दे रहे हैं, लेकिन दो अलग अलग परिभाषाएं, अंतर क्या है और दृष्टिकोण में अंतर क्या है? सर सबसे पहले तो जो पहली परिभाषा है उसमें ये क्या, क्यों, कैसे, किस लिए और कब हुआ ये बताया गया है। और दूसरे वाले में सर क्या और क्यों हुआ, बस इतना बताया गया हमें। ये तो मैंने लिख दिया, जी आप कुछ और खोजिए। सर इसमें डिफरेंस ये है कि उस जो ऊपर बताया गया है उसमें 4 चीजों को डिफाइन किया गया है। एक क्या और किसको दिया गया है। अभी तो हेमंत ने वही बोला, मैंने उस पर बोला यस है। सर। और सर जो दूसरा बताया गया उन्होंने सीधा क्यों दिया गया और किसको मतलब क्या दिया गया है, बस ये तो दो मैंने ही। लिख दिया है। दृष्टिकोण का अंतर बताइए कहां पर है। सर सबसे पहले वेस्टर्न मार्क ने। अब एक मिनट, फर्स्ट, हाँ अनिका बोलिए सर। सर फर्स्ट वाले में समाज के लिए बोला गया है और यहाँ पे ऐसे समाज को कोई जिक्र नहीं किया दूसरी वाली थोड़ा में। थोड़ा और गहन दृष्टिकोण होना चाहिए। सर फर्स्ट वाले में थोड़ा सा पेचीदा किया गया है। तो इसमें निश्चित विधि का है फर्स्ट वाले में, मतलब कानून के दायरे के में ऐसा कोई। नीतू, सपना, जी सर। तुम्हें क्या अंतर नजर आ रहा है बेटा, बताओ। सर इन दोनों में अंतर बताना है ना, जो कोटेज लिखा है। और किसमें अंतर बताओगे? कहीं चली गई थी क्या तुम? नहीं सर चले गए। अब देखिए मैं बताता हूं इसमें, ठीक है। इसमें क्यों का जवाब दिया गया है
परंतु यहां पर क्यों का जवाब नहीं दिया गया है ना। यहां जी पर सर। क्यों का जवाब सिर्फ इतना ही है कि जब समाज के हित के विरुद्ध हो, यानी कि अगर समाज के खिलाफ आप काम करेंगे तो समाज आपसे बदला ले लेगा, प्रतिशोध, है ना। पर यहां पर प्रतिशोध के बजाय यहां पर सुधार की भावना आपको दिखाई दे रही है। व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाना है, सुधार करना है। यह अंतर समझ में आया। देखिए कैसे विचारों को क्रिटिकल निगाहों से पकड़ते हैं। सपना, सर यही हम भी बोलना चाह रहे थे उस समय। नहीं तो ये शुरू में बोला ना, आप लोग तो अलग अलग चीज बोलना शुरू कर देते हैं, और जो नहीं बोल पा रहे उसको टाइप कर दीजिए आप। भाई औरों जी को तो सर। मौका दूंगा ना मैं। नहीं सर, वो समझ रहा सर। तो ये दोनों क्लियर हो गए। अब आप लोग को लग रहा है कि आप लोग अनसीन जो चीजें आ जाएंगी फर्स्ट टाइम, उसका भी आप लोग मैंने निकाल लेंगे, हाँ या ना। यस सर। यस सर, इजी निकल जाएगा आप सर। यस सर। यहाँ पे नहीं जाना था हमको सर लेकिन आंसर राइटिंग में ऐसे मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं क्या? क्या मतलब जैसे आपने तोड़ तोड़ के, ऐसे आपने पॉइंट वाइज जैसे लिखने के लिए बोला, तो ऐसे हम लोग कर भी सकते हैं क्या आंसर राइटिंग में? नहीं, जब किसी का स्टेटमेंट या परिभाषा देते हैं तो उसको पूरी तरह से लिखते हैं। एक ओके आध सर। शब्द आगे पीछे हो सकते हैं बगैर उसकी मूल भावना को बदले हुए, है ना सुदीप। जी सर। ये तरीका ठीक है ना चीजों को समझने का। जी सर। आप मदद करते रहिएगा थोड़ा थोड़ा। टैफ्ट का कथन है, अब टैफ्ट भी क्या है, विचारक हैं। अब इनके कथन पर चलिए, ये क्या कह रहे हैं, दंड एक जागरूक दबाव है। प्रदीप ये क्लास शिक्षा के लिए बहुत जरूरी है, उसको बोलिए ये क्लास को कतई मिस ना करे। अच्छा, आज का जो क्लास शेड्यूल था वो कितने लोगों ने शेयर कर दिया अब तक? मैंने किया होगा। मैंने सबसे कहा था ना कि सभी लोग अपने स्टेटस पर मैक्सिमम उसको शेयर करें। सपना, यस सर। कल तुमने कहा था ना कि इतना अविश्वास क्यों, तुमने किया शेयर इसको अपने स्टेटस वगैरह पर? अरे सर अभी तो आज जब सुबह आप बोले मैंने कल उसको मतलब देखा नहीं था, क्लास कर लूंगी तो उसकी बात करती है। अब कल की क्लास पर कमेंट आ गए सबके? हाँ सर मैंने। करने वाले व्यक्ति को वांछनीय अवांछनीय कष्ट देता है। यह कष्ट सदैव उस व्यक्ति के हित में नहीं हो सकता। अब इसको पढ़िए और इसको आजमाइए। दंड एक के बाद क्या लिखे सर?
जागरूक दबाव है। हाँ। जरा आप लोग इसको तोड़िए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं। तोड़िए और आपस में चर्चा करिए। हाँ, मिला आप लोगों को? जी सर, 4 मिल गए हैं सर, लेकिन लास्ट वाली लाइन का सर नहीं समझ में आया थोड़ा। बताइए, कोई और बताइए आपको क्या मिला? सर क्या, किसको, क्यों और कब, ये मिल गया सर। तो ये परिभाषा पहले बताइए कि इसकी प्रकृति क्या है, प्रतिशोध लेने की है कि सुधार करने की है? सर सुधार करना। सर ये सुधार की है सर। ये सुधार की दोनों है सर। है। सर मतलब दंड के उससे जागरूक करने की है तो सर सुधार ही हो गया। सुधार है। और बताइए, आप बताइए सम्राट। भ्रम पैदा कर रहा है सर। हम दंड भ्रम पैदा कर रहा है। सर लास्ट वाला लाइन सर, सदैव उस व्यक्ति के हित में नहीं हो सकती है, मतलब कभी हो सकती है। मेरी बात नहीं मानोगे ना सम्राट, तो ठीक नहीं होगा। ये किस तरह की धमकी दे रहा है? ठीक नहीं होगा तुम्हारा। हम लोग कहते हैं ना कि तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। नहीं होगा। ये भी वही बात है, एकदम
गली मोहल्ला वाला सड़क छाप, पर वही की भाषा थोड़ा सा सुधार करके। ठीक है, तो और किसी का जो है इस पर कोई रवैया, कोई टिप्पणी? बताइए। देखिए ये कैसा है, ये प्रतिशोध है। कौन सा है ये? प्रतिशोध। क्यों? क्योंकि इसमें पहला प्रश्न क्या उठा रहे हैं कि दंड भैया क्या है? तो दंड जागरूक दबाव है। अवांछनीय कष्ट है। ठीक है, तो ये है कब? जब शांति भंग हो तब। ठीक है, कौन देगा? जब समाज। किस तरह से देगा? तो निश्चित विधि के बजाय यहां पर शब्द क्या उठा दिया? जागरूक दबाव। दबाव। तो जागरूक दबाव करके ये क्या साबित करना चाहते हैं कि यह उस प्रेशर को जो है सामने रखना चाह रहे हैं। ये किस चीज को सामने रखना चाह रहे हैं? प्रेशर को। तो ये क्या कर रहे हैं? किसे? ये प्रेशर को जो है सामने लाना चाह रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि भैया तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, बहुत तकलीफ में आ जाओगे। तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, तुम बहुत तकलीफ में आ जाओगे। तो ये बात हम कब कहते हैं? अब सामान्य भाषा में समझिए। अब इसमें सुधार कहां है? इसमें सुधार नहीं है। इसमें क्या है? प्रतिशोध है। सुधार नहीं है। क्या है? प्रतिशोध है। अभी पढ़ करके सर देखिए। हाँ बोल बेटा। सर प्रतिशोध अगर जागरूक दबाव बना रहे हैं तो प्रतिशोध कैसे होगा ये? जागरूक दबाव ही नहीं है, केवल एक जगह कहां रुक गई? अवांछनीय कष्ट देता है। जागरूक दबाव का मतलब कि एक निश्चित नियमावली है। लोग अवेयर हैं कि अगर तुमने कुछ किया तो तुम्हें उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ओके सर। अगर तुमने कुछ गड़बड़ किया तो तुम्हें उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। बहुत सौखी सीधी बात है। ओके सर। क्लियरिटी है? यस सर। किसी और को भी इसमें कष्ट या कोई तकलीफ है? तो ये किस तरह की लाइन को लेकर के चल रहा है? प्रतिशोध को। ये प्रैक्टिस प्रतिशोध। ये चीजें समझने की जो कला है ना? स्वदीप, यस सर। ये क्लियरिटी है इसकी? हाँ जी, अब क्लियर है। क्लियर है ना? हाँ ठीक है। ये मुझे लग रहा है कि एमपीपीसीएस में भी इसकी जरूरत पड़ती है, जब एथिक्स नहीं वगैरह। नहीं सर, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। एथिक्स में नहीं है? नहीं सर, ये सारी चीजें नहीं है। दंड वगैरह नहीं है एथिक्स में? नहीं सर। अच्छा ठीक है, फिर चलिए। तो फिर देख लीजिएगा कि आपका समय अनावश्यक न जाए। सर मैं बता देता हूँ सर। यहाँ पे सर दार्शनिक है सर सिलेबस में। उसके बाद सर जो मनोवृत्ति है, सामयिक बुद्धि, और लोक प्रशासन में नैतिक गुण, मूल्य, भ्रष्टाचार और केस स्टडी। बस ये 5 टॉपिक है। चलिए ठीक है। तो ये यूपीएससी में आएगा एथिक्स में। जी सर। ठीक है। और ये कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जो हिडन टॉपिक के रूप में चलते हैं। जैसे कि बलात्कार करने वाले के गुप्तांग को काट दीजिए, उसको चौराहे पर मार दीजिए। तो ये एक दंड है, लेकिन यह दंड क्या है? एक निश्चित विधि के परे जाने का है।
कैसा दंड है? प्रतिशोध का दंड है। तो जब ऐसे वगैरह भी लिखेंगे तो वहां पर भी इसकी आपको भरपूर मात्रा में जरूरत पड़ेगी। जी सर। क्लियर है? यस सर। तो अब हम ले यहां पर, और किसी को कुछ कहना था? कोई कुछ कहना चाह रहा था? नहीं, तो आगे लिखिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि, पैरा चेंज करके लिखिएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दंड अपराध करने वाले, कि दंड अपराध करने वाले अथवा राज्य की विधि के विरुद्ध, अथवा राज्य की विधि के विरुद्ध जानबूझकर कार्य करने वाले, जानबूझकर कार्य करने वाले व्यक्ति को नियमानुसार, नियमानुसार शारीरिक या मानसिक कष्ट पहुंचाना है, शारीरिक या मानसिक कष्ट पहुंचाना। अब ऊपर जो 3 परिभाषाएं लिखी है उनको यहां पर समराइज कर दिया है। ऊपर की 3 परिभाषाओं को यहां पर समराइज कर दिया है। हो रहा है आप लोगों से भी ये प्रॉपर? जी सर। पढ़ करके देखिए, है ना? पढ़ने का यही तरीका होना चाहिए। देखिए, पढ़ने में किसी भी शब्द के, किसी भी वाक्य के, किसी भी पैरा के अर्थ को समझने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप उसको जो है टुकड़े टुकड़े में तोड़िए। इसको कहते हैं एनालिसिस करना। और फिर उन टुकड़ों को जब आप छोटे छोटे सरलतम टुकड़ों में तोड़ दीजिए, इट इज एनालिसिस। और फिर जब आप उन छोटे छोटे टुकड़ों को अलग अलग समझ जाइए तो सबको एक में क्लब कर दीजिए, जोड़ दीजिए। व्हाट इज दिस? दिस इज सिंथेसिस। तो एनालिसिस एंड सिंथेसिस, ये प्रोसेस है कठिन से कठिन वक्तव्य को, कठिन से कठिन पैराग्राफ को, कठिन से कठिन जो है किताब को सरलता पूर्वक समझ पाए। क्लियर है? इसी को कहते हैं वैज्ञानिक पद्धति। हाँ, कोई कुछ कहना चाह रहा था? नहीं। आगे लिखिए। दंड के विभिन्न रूप। अब दंड भी जो होता है वह कई प्रकार का होता है। दंड के विभिन्न रूप। तो पहला रूप क्या हो सकता है? शारीरिक दंड। जैसे क्लास में गुरुजी मुर्गा बना देते थे। सपना, तुम कभी मुर्गा बनी थी क्लास में? नहीं। हाँ। ऐसे रोज उसको बैठाया करो, देखो वो तुमसे पहले आईएएस बनेगा। पूरा क्लास बहुत ज्यादा जो है वो कान से सुनता है और हर शब्द को रिपीट करना चाहता है। देश निकाला, डिपोर्टेशन, जैसे भानु प्रताप सिंह ने हीरा ठाकुर को घर से निकाल दिया।
ठीक है। लेकिन सर देश निकाला में कुछ दिया नहीं आता है, सब कुछ छीन लिया था व्यक्ति का। तो हीरा ठाकुर को क्या मिला? उसको मिला तो था, उसने वापस कर दिया था। लेकिन तो अब एकदम से फिल्म पकड़ के चलेंगे तो अब पूरा रट के बैठे। सर कमाल की बात ये है। तो सर मेरे साथ मेरे पूर्वजों के साथ हुआ है सर देश निकाला। अच्छा, पर तुम्हारी आवाज यार गूंजती है, बहुत क्लियर आ नहीं पा रही है। सर पता नहीं सर। रूम खाली है क्या तुम्हारा? हाँ सर थोड़ा बहुत खाली है। कुछ पर्दे वगैरह लगा दो, ये उसकी वजह से कारावास, इम्प्रिजनमेंट। पांचवा, मृत्युदंड। कैपिटल पनिशमेंट। ठीक है। एक और भी हो सकता है, और वो हो सकता है सामाजिक रूप से अपमानित कर, जैसा कि आजकल सोशल मीडिया के जमाने में ट्रोल किया जाता है। तो ट्रोलिंग भी एक जी प्रकार का सर। दंड है, पर यह निश्चित विधि नहीं है, बल्कि यह मनमाने तरीके से है ना। आप सत्ता पक्ष के खिलाफ कुछ भी बोलिए तो सत्ता पक्ष आपकी चारित्रिक हत्या कर देता है ना। एक इसमें और पॉइंट जोड़ा जा सकता है, चारित्रिक हत्या, कि आपके चरित्र को, जैसा कि नेहरू की मृत्यु हो गई है, लेकिन नेहरू का चारित्रिक हत्या आज भी तक किया जाता है, कैरेक्टर असैसिनेशन। जब आप किसी से जीत ना पाइए, खासतौर से औरतों के संदर्भ में बहुत होता है, जब पति अपने पत्नी के टैलेंट को बर्दाश्त न कर पावे, उस स्तर तक ना पहुंच पावे, तो वह फिर क्या करना शुरू कर देता है? पहला काम उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करेगा। चारित्रिक आरोप बहुत तेजी से लगाया जाता है, और सिर्फ पति पत्नी की बात नहीं है, औरत जहां कहीं पर भी स्वतंत्रता का आकार लेती हुई दिखाई देगी, तो पुरुष समाज उसका क्या करता है? कैरेक्टर असैसिनेशन करता है। इंदिरा गांधी के बारे में उनके जमाने के तमाम नेता अश्लील आरोप लगाते थे। सोनिया गांधी के ऊपर कि वो बार डांसर हैं, ये क्या है? कैरेक्टर असैसिनेशन। सोनिया गांधी कभी भी बार डांसर नहीं रही हैं। उन्होंने एक बार में वेट्रेस के तौर पर काम किया, जो कि उनके समाज में जो है काफी अलग बात थी, मतलब सामान्य बात है, क्योंकि वहां पर इतना ठंडा मौसम है कि हर कोई एक आध पैग तो लगाता ही लगाता है। हम लोग भी गए हुए थे जब बाहर रहे हैं, तो हम लोग ये देखते थे कि शाम को हर कोई जो है बार में जाता था, क्योंकि भाई वहां पर शरीर गर्म रखना है। हमारे देश के सैनिक वगैरह भी होते हैं, वो ठंडे प्रदेशों में जाते हैं, तो उनके लिए जो है अलग से बढ़िया किस्म की शराब की व्यवस्था कराई जाती है। पर ये कैरेक्टर असैसिनेशन है। इसी तरह से अन्य नेत्रियों के खिलाफ भी किया जाता है। अभी राहुल गांधी का देखिए, पप्पू पप्पू कहकर के क्या किया गया, उनसे इंटेलेक्चुअली जो है सत्ता पक्ष नहीं लड़ सकता, खासतौर से हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, तो उनके सामने 1% भी नॉलेज नहीं रखते हैं। तो उन्होंने क्या करना शुरू किया? कैरेक्टर असैसिनेशन। और जो हमारा समाज है वो कैरेक्टर असैसिनेशन को पूरे स्वाद के साथ लेता है, तो यह भी एक दंड का रूप है कि सत्ता पक्ष के पास चूंकि आपका जनता का दिया हुआ पैसा है, तो उस पैसे के दम पर वह कैरेक्टर असैसिनेशन बहुत तेजी से करता है।
क्लियर है बात सभी लोगों को? जी सर इसमें सर सामाजिक बहिष्कार को किस श्रेणी में रखेंगे सर? यार तुम्हारी आवाज बहुत क्लियर नहीं हो पाती है, मैं तुमको सुनना तो चाहता हूँ हर बार, पर मैं सुन नहीं पाता हूँ, मैं सर दूसरे फोन से ज्वाइन करता हूँ, है ना। ये स्वदीप क्या बोलने की कोशिश की, कोई बता सकता है? नहीं सर, आवाज में बहुत साउंड, आवाज गूंज जाती है नहीं कि बहुत अधिक? लेकिन सुबह में क्लास में रहते तो क्लियर आ रही थी। मुझे लग रहा है कि उस समय कहीं और थे ये। हाँ सर अब क्लियर है सर आवाज? तुम्हारी आवाज गूंजती है। पहले तो दो आईडी से हो गए हो ना, एक आईडी से जो है वो बंद करो, दोनों की आवाज एक साथ आ रही है। जी सर अब क्लियर है सर? हाँ अब बेहतर है। हाँ थोड़ा कैमरा सही कर लो। अब वो सर मैं कर रहा हूँ। अपनी बात बोलते रहो। आइए दाढ़ी मैं सर ये कह रहा था सर सामाजिक बहिष्कार को सर किस श्रेणी में रखेंगे सर? चारित्रिक हत्या। अच्छा चारित्रिक हत्या या सामाजिक बहिष्कार को एक अलग जो है हम इसमें ले सकते हैं। सामाजिक बहिष्कार एक तरह का देश निकाला ही तो हो गया, अगर नहीं तो यहाँ पर जो है आप एक पॉइंट और जोड़ लीजिए। ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती, ये खास तौर से ट्राइब्स में ये बहुत तेजी से होता है। इसको क्या लिख सकते हैं हम? सोशल बाइकॉट, है ना। ये जैसे पश्चिमी यूपी वगैरह के लोग हैं, जाट वाट समुदाय के लोग हैं, गुर्जर समुदाय के लोग हैं, तो इसमें जो है हुक्का पानी बंद करने का बहुत तगड़ा प्रचलन है ना। स्वदीप बाबू जी सर। ये बनवा लो यार, आई फ्रेंच कट मत रखना, तुम बहुत खूबसूरत लगते हो, इसमें बहुत गंदे लगते हो। सर मैं बस जाऊंगा सर, आज एक मंगलवार है और दूसरा सर आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं सर, तो अभी सर मैंने सर अपने रूम को सर 1 महीने से साफ नहीं किया है सर, आज मैं रूम साफ करूंगा। नहीं ठीक है, पर आप बहुत स्मार्ट लगते हैं जब आप क्लीन से होते हैं, अच्छे लगते जी सर। हैं। ठीक है। दंड के तत्व, अगला क्या लिखेंगे? दंड के तत्व। एलिमेंट्स ऑफ पनिशमेंट। तो क्या क्या एलिमेंट्स पॉसिबल हैं, जरा उन पर जो है उस पर जरा जो है नजर इनायत करिए। तो पहली चीज होनी चाहिए कि दंड व्यवस्था आदर्श होनी। दंड व्यवस्था कैसा होना चाहिए? आदर्श, आदर्श, आइडियल। ठीक है, यानी कि दंड व्यवस्था मनमाना नहीं होना चाहिए कि पता चला कि किसी ने जो है, मतलब कि ये लगने लगे कि राज्य ही उत्पाती हो गया है, जैसे बुलडोजर लेकर के सबका घर तोड़ना शुरू कर दीजिए। क्या बुलडोजर से घर तोड़ना एक आदर्श व्यवस्था है? मान लीजिए कि कोई अपराधी है भी, तो पहले इंतजार करिए कि कोर्ट उसका जो है अपराध सिद्ध करे। बुलडोजर की प्रक्रिया में दोष कहां है? कि किसी को अपराधी तब तक नहीं माना जा सकता है जब तक कि न्यायिक प्रक्रिया ने उसका पक्ष सुने बगैर उसको दोषी न करार दिया हो। आज हमको बहुत मजा आता है कि बुलडोजर से घर तोड़ दिया, क्योंकि वो घर मेरा नहीं टूट रहा है। लगेगी आग तो कई घर आएंगे जद में,
लगेगी आग तो कई घर आएंगे जद में, यहां एक मेरा ही मकान थोड़ी ही है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, कि हिंदुस्तान किसी के बाप का। शायर ने लिखा है। तो अब क्या हुआ कि हमने देखा प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस की थ्योरी है कि वहां पर आपने जो है दोनों पक्षों को सुना और निष्पक्ष रूप से किसी को अपराधी दिया। जब तक अपराध सिद्ध न हो जाए तब तक किसी को अपराधी नहीं कहा जा सकता है। और करिएगा, जब तक अपराध सिद्ध ना हो जाए तब तक किसी को, अब यहां पर किसी पर अपराध वो लगा आरोप, अगले दिन ला करके बुलडोजर घर तोड़ दीजिए। तो पहली चीज क्या कि आपको देश की न्यायपालिका में भरोसा नहीं है कि आप जो है कोर्ट से उसका गुनाह सिद्ध होने दीजिए। और जाहिर सी बात है योगी जी का तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि योगी जी के जब ऊपर आरोप लगा था तो उनको न्यायपालिका में भरोसा नहीं था। संसद में छाती पीट पीट करके जो है वो विलाप करते हुए देखे गए हैं, रोते हुए पूरा। नंबर 2, अनिका को बुरा लग रहा है मैं इनकी पार्टी की आलोचना कर रहा हूं। कोई नहीं, आलोचना करनी चाहिए, सत्ता पक्ष है ना अनिका। नंबर 2, आपने अपने ऊपर ही लगे हुए केस वापस ले लिए। मुख्यमंत्री बनते हुए पहला कदम काम क्या किया, अपने और तमाम अपने साथियों के ऊपर लगे हुए आरोप को वापस लिया, यानी कि न्यायपालिका में आपका भरोसा नहीं था। नंबर 3, किसी पर आरोप लगते ही उसके घर पर बुलडोजर दौड़ा दिया जाने, इसका मतलब यह है कि आपको देश की न्यायपालिका के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। नंबर 4, यहां पर एक तथ्य और भी है कि हो सकता है कि उस व्यक्ति ने अपराध किया, उसका परिवार उस अपराध में शामिल ना हो, और दंड तो अब सबको मिला। उसके घर में 2 साल का बच्चा हो, आपने उसकी छत छीन ली, क्यों? उसका क्या दोष था? तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर मानवीय मूल्य भी नहीं। आज मेजॉरिटी के दम पर, सोशल मीडिया के दम पर, देश के अध कच्चे पढ़े लिखे नौजवानों को आप बरगला तो सकते हैं, लेकिन आप समाज को आगे नहीं ले जा सकते। समाज को आप लगातार पीछे ही ले जा रहे हैं। ठीक है, आप पढ़े लिखे हुए इंसान की तरह आपका बिहेवियर नहीं है। ऑल डन? जी सर। यस सर। मुलाजा फरमाइए। तो ये आदर्श होना चाहिए, उसमें आनुपातिकता होनी चाहिए। आइडियल होना, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। यानी कि अब ऐसा नहीं हो कि किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, अब बदले में आपने उसके पूरे खानदान को फांसी दिलवा दिया। यह काम कौन करेगा? गुंडा। यह काम कौन करेगा? गुंडा। यह काम कभी भी समझदार और पढ़ा लिखा हुआ इंसान नहीं करेगा। ऑल गुड? जी सर। यस सर। फिर इसके बाद अगला क्या होनी चाहिए? इसमें निष्पक्षता होनी चाहिए। ठीक है, निष्पक्षता को क्या लिख सकते हैं इंग्लिश में हम लोग? क्या लिख सकते हैं? कोई मदद करेगा? इम्पार्शियलिटी। मैंने अभी इसको नेट पे चेक कर लिया, शब्द ध्यान में नहीं। इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता होनी चाहिए। ठीक है, तो निष्पक्षता का क्या मतलब है कि समान अपराध के लिए
समान दंड होना चाहिए। अब पता चला कि बीजेपी का कोई बंदा है, वो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा रहे। अभी छगन भुजबल नाम के जो है बीजेपी के एक नेता है महाराष्ट्र में, तो वो जब दूसरी पार्टी में थे, एनसीपी में थे, तो उनके खिलाफ ईडी ने भर भर करके केस किया। लेकिन आज की तारीख में जैसे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, कोर्ट में ईडी ने कहा कि उसको वो सम्मन ही नहीं मिल रहे हैं, वो वारंट ही नहीं मिल रहे हैं जो कि कोर्ट में जमा किए जाने चाहिए। मतलब बीजेपी ज्वाइन किया तो आपने क्या किया? अच्छा, होता कैसे है? कॉमन सेंस की बात कि इसका बड़ा हिस्सा मुखिया के पास पहुंचा दीजिए कि भाई हमने 100 करोड़ चुराए हैं, 50 करोड़ आप रख लीजिए, 50 करोड़ हम रख लेते हैं, मामला रफा दफा साफ। होता है कि नहीं होता है ऐसा? यही होता है ना। पता चला हेमंत बिश्व शर्मा जब तक कांग्रेस में थे तब तक खूब आरोप लगे, खूब ईडी, खूब सीबीआई। आज जैसे ही बीजेपी में पहुंचे, उनके ऊपर से सारे केसेस वापस हट गए। सर कैलाश विजयवर्गीय है सर, उनका लड़का सर विधायक है। उसने सर इंदौर में नगर निगम कर्मचारी को सर हरे बाजार में बैठ के पीटा था। हाँ, वो नेशनल मीडिया पर रहा है, पर कोई केस नहीं। ब्रजभूषण कुछ सिंह नहीं के हुआ। ऊपर महिला, अंतरराष्ट्रीय महिला पहलवान जिन्होंने कि भारत के लिए गोल्ड जीता है, उनके रेप करने का आरोप है, बट लेकिन वो बने हुए हैं। लखनऊ में एक सांसद हैं कौशल किशोर, मंत्री हैं सरकार में, उनके घर में उनके बेटे की रिवॉल्वर से एक बच्चे को गोली मारी गई, वो मर गया, पर कौशल किशोर का बाल भी बांका नहीं हुआ। जिसने जो है पूरी मीडिया के सामने नेशनल न्यूज चैनल के ऊपर किसानों के ऊपर जो है थार दौड़ा दी, उसका कुछ नहीं हुआ। यानी कि, और राहुल गांधी के ऊपर क्या आरोप लगा है कि उन्होंने कहा कि सारे मोदी चोर हैं, कि सारे चोर मोदी ही क्यों होते, ये सवाल था। यानी कि आरोप में कौन है चोर? दिक्कत किसको हो गई? मोदी को। और उनकी संसद सदस्यता हटा दी गई, उनसे उनका बंगला छीन लिया गया, आनन फानन में सब। कहते हैं कि क्या आपको न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है? तो इसका मतलब क्या है कि हमारे देश में कानून का राज्य नहीं है, यह पूरी तरह से जंगल राज है, क्योंकि इसमें इम्पार्शियलिटी कहीं पर भी नहीं है। ठीक है। निष्पक्षता का अर्थ क्या होता है? समान अपराध के लिए समान दंड। ये अपराध की मात्रा में दंड है, अपराध की मात्रा में दंड होना। और यहां क्या है? समान अपराध के लिए समान दंड। ठीक है। मानवीयता होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी होना चाहिए। अब ह्यूमैनिटी के तत्व का मतलब क्या होता है? कि इतने ज्यादा क्रूर मत बन जाओ कि दूसरे का मतलब जीने का अधिकार तक छीन लो आप। किसी ऐसे दंड के लिए जो किसी ऐसे अपराध के लिए जिसका दंड बहुत ज्यादा कठोर हो। वो तो अनुपात है, कठोर और क्रूर नहीं हो। जैसे कि गुप्तांग काट लेने की बात कही जाती है। फांसी भी तो हो सकता है सर। हाँ, आज की तारीख में जो है फांसी को माना जा रहा है। अब यहां पर आप समझिएगा कि जब निष्पक्षता के तत्व के बारे में बात हो रही है, तो प्रकृति भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, परिस्थितियां भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। जैसे महिलाओं और पुरुषों को दंड देते समय
दोनों में अंतर किया जाता है क्योंकि दोनों की सामाजिक परिस्थिति भी अलग अलग, तो इससे निष्पक्षता का उल्लंघन नहीं होता है। ठीक है, कोई पेशेवर अपराधी हो तो उसके लिए दंड की प्रकृति अलग हो सकती है, और कोई पहली बार जिसने अपराध किया हो उसके लिए दंड की प्रकृति अलग हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ तत्व होने चाहिए जो कि इसमें होना जरूरी है। सर जी, सर हाँ, मेरा सर एक क्वेश्चन है सर, जैसे सर न्याय हो रहा है या दंड जो दिया जा रहा है, तो न्याय में क्या सर भावना भी शामिल होनी चाहिए? न्याय बिना भावना के कैसे हो सकती है, मैकेनिकल कैसे हो सकती है? अगर न्याय में भावना शामिल न हो तो हम अनजाने में किए गए अपराध और जानबूझ करके किए गए अपराध का भेद कैसे करेंगे? नहीं सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, लेकिन वो अपराध सही कार्य के लिए किया है। तो परिस्थिति का अंतर तो हो ही जाता है ना। अब भावना मतलब कि इंटेंशन क्या है, यही तो आप प्रश्न करना चाह रहे हैं ना। हाँ तो आईपीसी की धाराओं में इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में जो इंडियन पिनल कोड चलता है, भारतीय दंड संहिता चलती है, उसमें इंटेंशन अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। बिना इंटेंशन को समझे आप किसी को दंड नहीं दे सकते हैं। तो सर थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए। जैसे मान लीजिए किसी ने चोरी करके पैसे किसी वृद्धाश्रम या किसी वृद्धाश्रम के लिए व्यवस्था की है सर, तो तब इंटेंशन उसका यहाँ पर ये हो सकता है कि भाई वो जो है चोरी किया है, इस चीज की जगह वो कमा करके भी कर सकता है। मान लीजिए सर उसके पास नहीं है, तब चोरी करना, अगर वो चोरी कर रहा है, जैसे कि आप दुश्मन की सेना के पत्र जो है उठा लाइए, इसके सिवाय आपके पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन दूसरे का पैसा चुराना, अब दूसरे का पैसा जो है, तो जो दूसरा उसका साथ तो अपराध हो गया ना, क्योंकि उसका पैसा जो है वो ईमानदारी से उसने कमाया है या चोरी से कमाया है, आपने इस इंटेंशन पर तो गए नहीं। तो ये जो रॉबिन हुड वाली स्टाइल है, ये कहीं से भी सही नहीं है। ठीक है सर, यही पूछ रहा था। ठीक है ना, ये हिंदी फिल्मों में खूब चलता है हम लोग। नहीं सर, कल मैं क्या है सर, खाना खाते समय तेनालीराम देख रहा था, तो उसमें सर सेम ऐसा ही केस आया था। उसमें सर ये जो चोर होता है वो वृद्धाश्रम, मतलब जो बच्चों का आश्रम होता है, उनको भूखे थे वो लोग, तो उनके लिए सर वो चोरी करके खाने की व्यवस्था करता है। तो सेम केस था, तो वही मैंने आपसे पूछा। तो वो इसकी जगह, पहले तो जिन लोगों के यहाँ चोरी कर रहा है भाई, वो पैसा किसी भी पर्पज से रखा हुआ हो सकता है ना। अब मान लीजिए कि किसी ने अपना जमीन बेच करके पैसा रखा हुआ है कि ताकि जो है वह और अपने जो है बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सके, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए दवा ला सके, अपने भाई की शादी में दहेज दे सके। जरूरी नहीं कि हमेशा जो है बहन की शादी में दहेज दिया जाए, ठीक है ना, मेहर की रकम उकम के लिए पैसा जुटा ले, कुछ एनीथिंग कैन हैपन। अब ऐसे में आपने उसका पैसा चुरा लिया, तो अब उसका पैसा जो है वो हो सकता है कि कैंसर से जंग लड़ती हुई अपनी माँ के लिए उसने पैसा रखा हो। तो हु द हेल यू आर टू डिसाइड। आप जाइए, इसके लिए लोगों से चंदा मांगिए, अपने काम को जस्टिफाई करिए। चोरी करना कैसे उचित हो सकता है वहां पर? लेकिन मान लीजिए कि कोई आपका रेप करने की कोशिश कर रहा है और तब आपने उसका गर्दन काट दिया, क्योंकि उसके अलावा उससे मुक्ति पाने का कोई उपाय नहीं था, तो क्या आपने गलत किया, सही किया? सही किया सर, उसको सही किया सर। ठीक है ना, क्योंकि अब वहां पर आपके पास अपने आप को बचाव करने का कोई उपाय नहीं। तो कई बार प्रतिरक्षा में जब हम कोई ऐसा कांड कर जाते हैं जो कि सामान्य तौर पर अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन वहां पर भी ये कहा गया है कि अनुपातिकता होनी चाहिए। जैसे कि पड़ोसी का कुत्ता आपको देख करके भौंक रहा है,
या आपका रास्ता रोका हुआ है, आप एक पत्थर लेकर के हु कर सकते हैं या ऐसे मार दे तो वो भाग गया, पर आपने सीधे सीधे ला करके उसको गोली मार दी। दिक्कत है आपको कि वह आपको आपके काम पर नहीं जाने दे रहा है, पर गोली मार देना उसको, तो ये क्या हो गया, आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गया। ठीक है, कोई आदमी आपसे बदतमीजी कर रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, आपने एक थप्पड़ खींच के मार दिया, इट्स ओके, पर आप सीधे सीधे उसका पूरा खानदान के ऊपर बुलडोजर दौड़ा दीजिए, तो आउट ऑफ प्रोपोर्शन है ना। तो वो जो प्रोपोर्शनेट होने की क्वालिटी है वो बना रहना चाहिए, वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन कभी भी नहीं जाना चाहिए। यस सर, अब क्लियर हो गया सर। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक लिखेंगे, दंड के सिद्धांत। कोई आप में से कुछ और कहना चाह रहा है? 2 बजे आरओ के लिए आज हिंदी का बैच सपना मैडम लेंगी, और सपना मैम जो है इस क्लास को तत्सम और तद्भव के लिए लेंगी, राइट सपना? जी सर। तो आप लोग जो है उस क्लास को जरूर ज्वाइन करिएगा। सपना की टीचिंग क्वालिटी जो है बहुत ही शानदार है, बहुत अच्छा पढ़ाती है। फिर 3:30 बजे से न्यूज़पेपर सेशन शुरू होगा जिसको कि नीतू मैम लेंगी। ये कल इन्होंने पहली क्लास लिया हुआ था, तो शुरुआती कुछ टेक्निकल एरर के बाद ये था कि इन्होंने फ्लो अच्छा पकड़ा हुआ था, जो कि आपके प्रीलिम्स और मेंस में ऊपर उठाएगा। मुझे कम ही उम्मीद है कि आज मैथ्स की क्लास हो पाएगी, तो आप लोग उसके लिए वेट करिएगा, क्योंकि प्रीति की तबीयत खराब होने के कारण सूरज कितने फ्री होते हैं ये देखना होगा। सर उन्होंने आज मना किया है मैथ्स के लिए। हाँ, वो 7 बजे की क्लास है ना, तो वो तो पहले से मना है जी। तो 7 बजे से हमारे पास वैसे उसकी भी क्लास रहेगी। 4:30 बजे से करंट अफेयर्स की एक क्लास होनी, तो वो यूट्यूब पर जो है रिकॉर्डेड सेशन के रूप में रहेगी, तो अर्बनाइजेशन पर है, अर्बनाइजेशन के ऊपर। तो हमारे पास जो है लगातार इनमें से जो क्लासेस आप आसानी से कर पाइए वो जो करिएगा। सारे क्लासेस सबको करने के लिए कंपलसरी नहीं है। जैसे मुझे ये लगता है कि जो लोग आरओ की तैयारी कर रहे हैं वो सपना की हिंदी की क्लासेस जरूर लें। जो लोग पूरी तरह से फोकस्ड हैं यूपीएससी पर, वो नीतू की जो है इंग्लिश न्यूज़पेपर एनालिसिस जरूर देखें। सुबह 8 बजे की क्लास जो है वो स्वदीप सर जो करवा रहे हैं वो सबके लिए बेहद जरूरी है। नो वन कैन टेक अ रिस्क टू मिस इट। ठीक है, उसके बाद मेरी क्लास, जिसको भी किस्सा कहानी सुनना हो, शेरो शायरी सुनना हो, घर में बैठा बोर हो रहा हो, तो मेरी क्लास ये भी सबके लिए कंपलसरी नहीं। हम क्या करते हैं, हम किस्सा कहानी ज़्यादा सुनाते हैं, इधर उधर की बात कर देते हैं, तो थोड़ा मूड फ्रेश हो जाता है आप लोगों का। है सम्राट बाबू? सर आपको सर आरबीआई भी कह सकते हैं सर, आपको हमको आरबीआई कह सकते हैं? जी सर। बाकी सारे बैंक मेरे अंडर में है। यस सर, जैसे सर आरबीआई है ना बैंकों का बैंक, ऐसे सर आप टीचर के टीचर। हाँ, बट ये एक ग्रूमिंग सेशन भी है जी सर, के जरिए मैं आप सबको अलग अलग क्वालिटीज आपकी जो है उससे ग्रूम कर रहा हूँ, ताकि कम से कम एक अल्टरनेटिव जो कैरियर होना चाहिए जो कि हमारी बेचैनी को कम करते, वो हमारे पास पड़ा रहे। और इसको जो मैं डिजाइन कर रहा हूँ वो, अब जैसे देखो मैं इसका एक लेकर के चल रहा हूँ धारवी का, तो धारवी ने जो वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा उसे थोड़ा बहुत एडिट वगैरह करके लोगो वगैरह फिक्स करके मैं जब उसको लगाऊंगा, तो कल को देखना कि धारवी के पास काम मांगने के लिए लोग आएंगे कि ये आप जो है मतलब काम देने के लिए कि ये आप हमारे लिए भी तैयार कर दीजिए, आपने बड़ा शानदार की क्वालिटी हो उसकी। उसने 4 अलग अलग आवाज में मतलब डबिंग की है, एनिमेशन है, और उसमें उसके जो है जो एनिमेटेड उसने बनाया है 5 मिनट का वीडियो, उसमें स्वदीप सर भी हैं। अच्छा सर, मैं सब संदीप एंड संदीप भी हैं। हाँ, संदीप भी हैं, स्वदीप और संदीप भी हैं। तो उसने जो है आप लोगों का नाम ही लेकर के कैरेक्टर्स को नाम दिया है, स्वदीप भैया, संदीप सर हमें भी भेज देना वीडियो। हाँ, वो थोड़ा सा एडिट करना बाकी है,
तो एडिट करने के बाद मैं दूंगा, तो फिर वो यूट्यूब पर भी लाऊंगा, आप लोगों को भी दूंगा। बहुत बहुत शानदार किया है, बहुत अच्छा बनाया है। तो वो एक टैलेंट है। सम्राट, इनका कोऑर्डिनेशन, इनकी मार्केटिंग स्किल्स गजब की। तो सम्राट के साथ भी हम लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, तो एक अल्टरनेटिव कैरियर भी बना रहेगा। अच्छा, ये सारी सुविधाएं इस मेन बैच को ही है, हम लोग बाकी बैचेस में ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। संदीप भी मेरे लिए जो है काफी हेल्पफुल है। संदीप भी अपना जो है आजमगढ़ में लगे हुए हैं। अनूप भी जो है इस काम को कर रहा है। हेमंत जो है टेक्निकल बैकअप देंगे हम लोगों को। तो एवरीवन इज वर्किंग, है ना। तो पढ़ाई भी करते रहिए, और थोड़ा जब कुछ अलग करते हैं, कुछ टारगेट रहता तो और मजा आ जाता है। तो सर जी सर धारवी सर जो एनिमेशन वीडियो मतलब बनाती है या वीडियो बनाती है सर? वो वीडियो वीडियो बनाते हैं और साउंड भी अपना देते हैं, सब कुछ मतलब वो खुद से कर रहे हैं। कोई है जिससे कि वो जो कैरेक्टर चाहती है उस तरह के कैरेक्टर्स बन जाते हैं, फिर उस पर डबिंग वो करती है। तो उसकी जो क्वालिटी है, वो स्क्रिप्ट वो उसने लिखा, उस स्क्रिप्ट के अनुसार उसने जो है एनिमेटेड वीडियोस तैयार किए एक ऐप की मदद से, और फिर उसने उसकी डबिंग की। तो 4 या 5 आवाज जो है अलग, और आप देखेंगे मतलब यू विल बी सरप्राइज्ड कि मतलब व्हाट अ हब ऑफ टैलेंट शी इज। अब ऐसे भी सर सबसे बड़ी बात कार्टून जी नहीं सर, नहीं मैं सर, पंजाबी के बाद भी सर हिंदी में बोलना बहुत बड़ी बात है सर। बहुत अच्छा है। सर मैं सर इसलिए पूछ रहा हूँ सर कि अगर धारवी मुझे बता देगी कैसे बनना है, तो सर मैं ज्योग्राफी की वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो उससे समझाने में भी बहुत आसान रहेगा। कभी वो अभी उसकी तबीयत खराब है, उसके हस्बैंड का फोन आया हुआ, मैसेज हुआ है। बाद में सर, बाद में सर। तो जब वो ठीक रहेगी तो कभी आएगी तो उससे देख लीजिए। जी सर। ठीक है ना, तो आगे बढ़े हम लोग। जी जी सर। अब हम लोग लिखेंगे दंड के सिद्धांत। लेकिन एक बार फिर से आप लोगों से मेरी अपील है कि क्लासेस के सभी लिंक्स आप लोग शेयर मीडिया पर जरूर शेयर करिए, अपने स्टेटस पर जरूर रखिए, और YouTube पर जो वीडियोस आते हैं उन वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए सभी लोग। नहीं तो आप भी, ठीक है, उसको कमेंट सर। जरूर करिए, शेयर जरूर करिए। सर आज सर लाइव स्ट्रीमिंग में सर प्रॉब्लम आ रही थी सर बीच में। हाँ, उस पर मुझे बात करनी, मैं क्लास के बाद आपको मिला। जी सर। दंड के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट्स। ठीक है, तो अब इस यहां पर जो है प्रश्न क्या है, यहां पर हम एक प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि दंड का उद्देश्य क्या है। हम इस हिस्से में क्या जो है प्रश्न लेकर के चल रहे हैं कि दंड का उद्देश्य क्या है। दंड का उद्देश्य कई सारे हो सकते। एक तो उद्देश्य ये हो सकता है कि अपराधी से हम बदला ले लें, अपराधी से बदला लें। दूसरा उद्देश्य हो सकता है कि समाज में को एक संदेश जाए। और तीसरा उद्देश्य इसका हो सकता है कि हम सुधार करें, व्यक्ति में सुधार हो। व्यक्ति में सुधार का मतलब कि व्यक्ति की मनोवृत्ति में सुधार, व्यक्ति की मनोवृत्ति में, यानी कि अपराध अगर एक मानसिक बीमारी है तो उसमें जो है
सुधार लाने की जो है पूरी कोशिश की जानी चाहिए। उसमें सुधार लाने की पूरी कोशिश होनी। अब अगर इन तीनों को देखें तो अपराधी से बदला, इसको बोलते हैं प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, दंड का प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। अभी ऊपर जो है हम लोगों ने दो परिभाषाएं देखी थी कि जो है चाहे वो टैफ्ट का रहा हो और चाहे फिर वो जो है वेस्टरमार्क का रहा हो, तो दंड का प्रतिशोधात्मक सिद्धांत इसको बोलेंगे हम लोग। ठीक है, इसको कहते हैं रिट्रीब्यूटिव थ्योरी। कौन सी बोलते हैं? रिट्रीब्यूटिव थ्योरी। थ्योरी जब समाज को संदेश देने की बात की जाती है तो इसको बोलते हैं निवर्तक सिद्धांत। क्या बोलते हैं? नाम लेते रहिएगा सभी लोग, ये याद करने का बहुत बढ़िया तरीका है। जितनी बार आप उसको बोलते हैं उतना बार आप जो है उसको और बेहतर तैयार करते हैं। तो निवर्तक सिद्धांत का इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? डिटरेंट थ्योरी। और तीसरा व्यक्ति में सुधार, जो मनोवृत्ति में सुधार लाना है, इसको कहते हैं सुधारात्मक सिद्धांत। रिफॉर्मेटिव थ्योरी। तो ये तीन तरह के सिद्धांत मूल रूप से देखे जाते हैं। तीनों लिख लिया आप लोगों ने? अब देखिए, जब अपराधी से बदला लेने का होता है तो अब इसको जो है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कि ये आसमान से नहीं टपका हुआ है। हम लोग कहते हैं कि अच्छा उसने अपराध किया है तो उसको भी उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए। अगर उसने किसी को मारा है तो उसको भी जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। ये जो लोग थोड़े कम अकल के होते हैं, इमोशनल फूल्स होते हैं, ये इसमें ही विश्वास करते हैं। ये आज भी मध्य युगीन जो बर्बरता का समय रहा है, ये उसको जो है प्रदर्शित करता है। चाहे वह बाइबल हो, चाहे वह कुरान हो, इन सब में आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत और खून के बदले खून का सिद्धांत लागू करता है। इसी को कहते हैं प्रतिशोधात्मक। तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा करूं। हिंदी फिल्में क्षत्रिय वगैरह टाइप की फिल्में बनती है, इसने उसके बाप को मारा तो उसने उसके बाप को मारा। कैसा सिद्धांत है? अगर ये सिद्धांत सार्वजनिक बना लिया जाए तो पूरी दुनिया जल्दी ही खत्म हो जाएगी। प्रतिशोधात्मक सिद्धांत है। अब इसके बाद दूसरा है कि नहीं नहीं ये तो गलत है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि ताकि समाज में बहुत कड़ा संदेश जाए और किसी अन्य की इस तरह की अपराध करने की हिम्मत ना हो। जब ये वाली लाइन लगाते हैं तो ये क्या होता है? ये निवर्तनकारी सिद्धांत है ना? कैसा सिद्धांत हुआ ये? निवर्तनकारी। जब समाज में कड़ा संदेश जाए, ये निवर्तन डिटरेंट, यानी कि औरों को अपराध करने की हिम्मत, ताकि और किसी के ऐसे अपराध करने की हिम्मत ना हो। आजकल ये भी लैंग्वेज जो है सोशल मीडिया पर चला है, ये भी मूर्खता की बात है, क्योंकि इसमें अपराध की पृष्ठभूमि को जानने का कभी भी प्रयास नहीं किया गया। एक तीसरा होता है जो ये मानता है, जो आधुनिक समय में थोड़ा उदार किस्म के लोगों में जो है चल रहा है। एक हमेशा बात ध्यान में रखिएगा, जब भी कोई उदारवादी सिद्धांतों के बारे में बात करेगा, अमूमन वह बहुत अच्छा ही है। और जो प्रतिरोध के बारे में बात करता है, प्रतिशोध के बारे में बात करता है, निवर्तन, वह हमेशा भ्रष्ट चरित्र का आदमी होता है।
और वह अब तक इसलिए शरीफ है क्योंकि वह उसने जो है अपराध करने की हिम्मत नहीं जुटाई, क्योंकि उसके अंदर वो क्रोध, वो हिंसा, वो घृणा भरा पड़ा हुआ है। ही इज नॉट ऑफ अ गुड कैरेक्टर, शी इज नॉट ऑफ गुड कैरेक्टर। ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहिए। कई बार आप में से लोग जानना चाहते हैं कि आप कैसे किसी इंसान की परख करते हैं। ये बहुत बहुत फंडामेंटल है, क्योंकि वो उस इंसान का व्यक्तित्व, उसकी खोपड़ी किस चीज से भरी पड़ी है? क्रोध, हिंसा, घृणा, खून, मलमूत्र, इसी से भरा पड़ा है और वो यही भाषा समझ रहा है। ऐसे इंसान से अपने जीवन में आप लोग हमेशा बचिए। ये लोग प्रोग्रेसिव नहीं होते हैं, ये लोग समाज के अवसाद हैं, इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है। मार दो, काट दो, गोली से उड़ा दो, गंदे किस्म के। अगर अपराध की पृष्ठभूमि को समझिए तो अपराध के पीछे कई कारक, कई मनोविकार, कई बार होता है कि लोग मनोविकारी हैं, तो समय रहते उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए या बाद में भी उनके ट्रीटमेंट पर आप ध्यान दीजिए। कई बार आर्थिक पृष्ठभूमियां भी जिम्मेदार होती हैं, सामाजिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि भी जिम्मेदार होती है। देखिए, जो लोग अच्छे से किताबों को पढ़ते हैं, रुचि लेते हैं, वो हमेशा देखिएगा तो उनके अंदर एक सॉफ्टनेस पाया जाता है। IMA में लेके एडमिशन कंपटीशन देत बा कि केवल पढ़ने के लिए पढ़ रखा है, एग्जाम पास किया है, मूल तत्व नहीं पता है, वो हमेशा देखिएगा क्रोधी, जटिल, बदतमीज, इस किस्म की बदतमीजी भरा बात करेगा। तो वो लोगों के बीच का अंतर है। तो क्या होना चाहिए कि समाज में अगर अपराध को कम करना है, जैसे नीदरलैंड जैसे देशों ने करके दिखाया है कि उन्होंने एजुकेशन के लेवल को उठाया है। अब भारत में किसी से एजुकेशन नहीं तो सरकार की गलती है। अब मतलब भैया, तुम 25-30 साल 40 साल के हो गए, तुम खुद क्यों नहीं पढ़ रहे हो? अगर तुम्हें समझ में आ रही है तो अब से पढ़ो। तो एजुकेशन का लेवल बहुत डाउन है इस देश में। जो लोग BA MA कर भी गए हैं, BSc MSc कर गए हैं, IIT और IIM तक के लोग, मैं एक बार फिर से कर रहा हूं, ये बहुत अधिक शिक्षित लोग नहीं होते हैं। IIT IIM के लोग ये ट्रेंड लोग हैं, स्किल्ड लोग हैं, बट दे आर नॉट वेल एजुकेटेड पीपल, इसीलिए ये लोग अपराध में चले जाते हैं। एकमात्र सब्जेक्ट जिससे कि पढ़ा हुआ व्यक्ति, ढंग से पढ़ा हुआ व्यक्ति कभी भी अपराधी नहीं निकल सकता है, एंड द सब्जेक्ट इज फिलॉसफी। क्योंकि फिलॉसफी आपकी गहरे तक उतरती है और आप में रमती है। फिलॉसफी की बहुत बड़ी महिमा है। आपको हिस्ट्री का व्यक्ति अपराधी मिल जाएगा, ज्योग्राफी का व्यक्ति अपराधी मिल जाएगा, सोशियोलॉजी का मिल जाएगा, पॉलिटी का मिल जाएगा, मैथ्स का मिल जाएगा, फिजिक्स का मिल जाएगा, केमिस्ट्री का मिल जाएगा, बायो का मिल जाएगा, लेकिन फिलॉसफी ढंग से पढ़ा हुआ व्यक्ति कभी भी अपराधी नहीं मिलेगा। यह रिकॉर्ड है आज तक का। तो हम लोग अब इन सारे सिद्धांतों पर अगली क्लास में चर्चा करेंगे, क्योंकि 11:15 हो रहा है, आप लोग सुबह 8 बजे से बैठे हुए हैं, तो ऑलमोस्ट इट हैज बीन 3 आवर्स एटलीस्ट। हेमंत, अनिका, निधि, संदीप, सपना, स्वदीप, मतलब क्या मुझे सीधे सीधे जो है नीतू और सम्राट को छोड़ के बोल देना चाहिए था। ये सभी लोग सुबह 8 बजे से बैठे हैं, तो मैं क्लास को यहीं पर कंक्लूड कर दे रहा हूं। कल की क्लास भी अपने आप में बहुत शानदार होगी, जब इन तीनों सिद्धांतों पर अलग अलग चर्चा करेंगे। ठीक है, एग्जाम के लिहाज से हम जो चर्चा कर रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम्स में